हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 5 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसमें हम नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ अर्थात बैंकिंग संबंधी समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और साथ ही कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हमारा सबसे पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामलों से संबंधित। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे गंगा उत्सव 2020। गंगा उत्सव 2020 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। गंगा उत्सव को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2020 के लिए। ये जो गंगा उत्सव 2020 मनाया जा रहा है, ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 2020 में गंगा को नेशनल रिवर अर्थात राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किए हुए 12 साल हो गए हैं। गंगा को नवंबर 4, 2008 में उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल रिवर अर्थात राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। नवंबर 4, 2008 को रिवर गंगा को राष्ट्रीय नदी अर्थात नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया गया था और उसी समय नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई थी। इस नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का कार्य था गंगा से संबंधित जो प्लानिंग है उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का कार्य करना। तो नवंबर 4, 2008 को गंगा को नेशनल रिवर के रूप में घोषित किया गया था और उसे 12 साल हो चुके हैं। उसके संबंध में गंगा उत्सव 2020 मनाया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। यहाँ पर ये जो इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ में। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही जो गंगा टास्क फोर्स है वो इस सेलिब्रेशन के एक पार्ट के रूप में अफॉरेस्ट्रेशन ड्राइव अर्थात वनीकरण अभियान चला रही है एनसीसी कैडेट्स के साथ में मिलकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंगा सिस्टम है। इसमें बताया है कि गंगा किस प्रकार से इस स्थान से निकलकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। तो अभी हम यहाँ पर गंगा के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम रिवर गंगा के बारे में चर्चा करें तो जो रिवर गंगा है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये 2510 किलोमीटर की दूरी तक बहती है, जिसमें ये विभिन्न वैलीज से अर्थात घाटियों से, माउंटेन से अर्थात पहाड़ियों से और प्लेन अर्थात मैदानी इलाके से होकर जाती है। अगर हम गंगा के ओरिजिनेशन की बात करें, अगर गंगा के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर में और जिस समय गंगा का उद्गम होता है वहां पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से उसकी उत्पत्ति होती है और इसके बाद में ये देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ में मिलकर गंगा बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गंगा की शुरुआत होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उस समय से भागीरथी के रूप में जाना जाता है। बाद में ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है। गंगा की अगर हम महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घग्गर, काली, सोन, रामगंगा। ये कुछ सहायक नदियां हैं गंगा की। इसके अलावा कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा जो है वो भारत में कितने राज्यों से होकर बहती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है द रिवर ड्रेन्स इन 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 11 राज्य कौन कौन से हैं, ये 11 स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। ये 11 स्टेट्स के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगर हम गंगा के एंड के बारे में बात करें तो गंगा जो है वो अंत में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिल जाती है और इसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। गंगा जब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलने के बाद में जब ये बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ पर इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और इसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गंगा रिवर से संबंधित जो आपको ध्यान रखने हैं। यहीं पर अगर गंगा के साथ में हम कुंभ मेले के बारे में चर्चा करें तो कुंभ मेले के बारे में आपको पता होगा कि ये 12 साल में मनाया जाता है, 12 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और ये संबंधित है गंगा नदी से। ये जो फेस्टिवल है इसे सेलिब्रेट किया जाता है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड मिस्टिकल सरस्वती। अर्थात ये जो कुंभ मेला है इस उत्सव को मनाया जाता है उस स्थान पर जहां पर गंगा, यमुना और मैस्टिकल सरस्वती का संगम होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुंभ मेला जो है उसे यूनेस्को के जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है उसकी लिस्ट में भी शामिल किया गया था वर्ष 2017 में। तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में कुंभ मेले को भी शामिल किया गया है वर्ष 2017 में। ये जो कुंभ मेला है ये भारत में 4 स्थानों पर मनाया जाता है। ये कौन कौन से स्थान है? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद और नासिक। हरिद्वार में ये मनाया जाता है गंगा नदी के किनारे। इसके अलावा उज्जैन में आपको पता होना चाहिए उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी के किनारे ये कुंभ मेला मनाया जाता है उज्जैन में। इसके अलावा नासिक में ये मनाया जाता है गोदावरी नदी पर, और वहीं पे प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में ये मनाया जाता है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड मिस्टिकल सरस्वती। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का प्रसार भारती साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च एजुकेशन टीवी चैनल्स। प्रसार भारती के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके साथ? भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और भू सूचना विज्ञान अर्थात भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ में। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए साइन किया गया है ताकि 51 डीटीएच चैनल जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं उसे फ्री में अवेलेबल किया जाए डीडी फ्री डिश के व्यूअर्स के लिए। अब डीडी फ्री डिश क्या है? तो आपने टाटा स्काई का नाम सुना होगा, आपने और दूसरे डीटीएच डिश का नाम सुना होगा। तो इसी तरीके से जो डीडी फ्री डिश है ये डीडी अर्थात दूरदर्शन जो है उसका एक को ब्रांड है जिस पर फ्री में चैनल्स जो है वो दिखाए जाते हैं। आपको पता है कि आप टाटा स्काई पर या दूसरे डीटीएच पर कुछ चैनल देखते हैं तो उनका आपको पे करना पड़ता है, लेकिन डीडी फ्री डिश जो है उस पर डीडी को ब्रांड के अर्थात दूरदर्शन को ब्रांड के कुछ चैनल जो है वो मुफ्त में दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ताकि डीडी फ्री डिश के जो व्यूअर्स हैं उनको 51 डीटीएच चैनल जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है वो मुफ्त में अर्थात फ्री में दिखाए जाएं। ये जो 51 डीटीएच एजुकेशन के चैनल होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो उसमें इंक्लूडेड है स्वयंप्रभा। स्वयंप्रभा के बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उसमें है ई विद्या। ई विद्या जो है वो क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए है। इसके अलावा डिजीशाला के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और वंदे गुजरात। इस तरीके के जो चैनल है वो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद में डीडी फ्री डिश के व्यूअर्स को फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके के चैनल फ्री में प्रोवाइड करने से क्या होगा कि क्वालिटी एजुकेशन जो है अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यक्रम जो है वो रूरल और रिमोट हाउस होल्ड्स अर्थात ग्रामीण और दूरदराज के जो घर हैं वहां पर ये उपलब्ध कराए जा सकेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कोविड महामारी से पूरा विश्व जो है संकट में है, और उसके संबंध में ये देखा गया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। लेकिन वहीं पर हमारे देश में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट जो है मौजूद नहीं है। तो इंटरनेट अगर मौजूद नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर टीवी मौजूद है लेकिन इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो हम टीवी को यूज कर सकते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और इसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जिससे टीवी का यूज किया जा सके एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और इस तरीके से अगर टीवी का यूज किया जाता है तो गवर्नमेंट का जो एक लक्ष्य है सभी को शिक्षा देने का, एजुकेशन टू ऑल का जो सरकार का टारगेट है उसे गवर्नमेंट अचीव कर सकती है। तो यहाँ पर हम स्वयंप्रभा के बारे में चर्चा करते हैं। स्वयंप्रभा इनिशिएटिव जो है वो एक स्कीम थी जिसकी शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। वर्ष 2017 में
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, उनके द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। ये जो वेब है ये प्रोवाइड करता है एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और पोर्टल जिससे कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो स्वयं है इसका मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी जो विद्यार्थी हैं, उनके पास में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड की जा सके। इसके अंदर कुछ टीवी चैनल्स दिए जाते हैं। तो स्वयंप्रभा स्कीम जो है उसके अंदर कुल 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल दिए जाते हैं रिमोट हाउस होल्ड्स के लिए, दूर दराज के जो घर है उनके लिए। और इसमें चैनल स्ट्रीमलाइन किए गए हैं जो कि करिकुलम बेस्ड कोर्स है, मतलब जो आपका स्कूल सिलेबस होता है उससे रिलेटेड कोर्स इस चैनल पर दिखाए जाते हैं। ये जो स्कीम है ये मेनली लॉन्च की गई थी ताकि दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके जहां पर इंटरनेट मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डीटीएच चैनल है स्वयं स्कीम के जरिए ये जो 32 हाई क्वालिटी डीटीएच चैनल प्रोवाइड किए जाते हैं ये जीसैट 15 सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। जीसैट 15 एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है इन चैनल्स को टेलीकास्ट करने में। वहीं पे अगर हम यहाँ पर डिजिशाला की बात करें तो डिजिशाला जो है उसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ध्यान रखना है स्वयंप्रभा स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की और डिजिशाला टीवी चैनल जो है वो लॉन्च किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये जो डिजिशाला चैनल लॉन्च किए गए थे इसे लॉन्च किया गया था कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए। ये जो चैनल है ये जागरूकता फैलाते हैं, नागरिकों में अवेयरनेस फैलाते हैं सिटीजन्स में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड, अर्थात ये डिजिटल पेमेंट का जो प्रोसेस है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताते हैं। ये जो सैटेलाइट बेस्ड चैनल है इसे मैनेज किया जाता है दूरदर्शन के द्वारा और इसे भी अवेलेबल किया जाता है जीसैट 15 सैटेलाइट के द्वारा। अर्थात जीसैट 15 सैटेलाइट का उपयोग स्वयंप्रभा स्कीम के अंतर्गत जो 32 चैनल दिखाए जाते हैं उसके लिए और डिजिशाला स्कीम के अंतर्गत जो कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए चैनल दिखाए जाते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जीसैट 15 सैटेलाइट का उपयोग करके ये सैटेलाइट रिलेटेड जो डीटीएच चैनल है ये दिखाए जाते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज टू सपोर्ट सिटीज। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ताकि जो सिटीज है उन्हें फैमिली फ्रेंडली बनाया जा सके, जो शहर है उन्हें इस तरीके का बनाया जा सके कि जहां पर परिवार जो है वो रह सके। तो अगर हम बात करें कि ये जो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है ये क्या है, तो ये एक 3 साल का इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव इसलिए है ताकि सिटीज अर्थात जो शहर है उन्हें इस प्रकार से सपोर्ट किया जा सके, इस प्रकार से शहरों को बनाया जा सके कि वहां पर सार्वजनिक दायरे में बच्चों, अभिभावकों और परिवारों के जो जीवन स्तर है उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके और बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और परिवारों के लिए उस जगह की पहचान की जा सके, वहां पर नए प्रकार के उपाय किए जा सके और जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने का कार्य किया जा सके। एक एस्टिमेट है, उस एस्टिमेट में ये बोला गया है कि 2030 तक जो भारत की 40% पॉपुलेशन है वो शहरों में आ जाएगी। तो ऐसे में ये आवश्यकता है कि जो शहर है, जो अर्बन सिटीज हैं, उन्हें इस तरीके का बनाया जा सके जो कि फैमिली फ्रेंडली हो। तो इसलिए ये नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज को कंडक्ट करने में सपोर्ट किया जा रहा है बर्नार्ड वान लीर फाउंडेशन जो कि नीदरलैंड का है उनके द्वारा, और साथ ही इसे टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है वीआरआई इंडिया के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है बर्नार्ड वान लीर फाउंडेशन के द्वारा इस चैलेंज को सपोर्ट किया जा रहा है। ये फाउंडेशन है नीदरलैंड का और साथ ही वीआरआई इंडिया के द्वारा इस चैलेंज को टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर हम इस चैलेंज के एग्जीक्यूशन की बात करें कि इसे किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि कुछ सिटीज को सेलेक्ट किया जाएगा और वो सेलेक्टेड सिटी जो है उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस अर्थात तकनीकी सहायता और कैपेसिटी बिल्डिंग अर्थात क्षमता
निर्माण में मदद की जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि पार्क्स जो हैं और ओपन स्पेस जो होते हैं, अर्थात पार्क और खुले स्थान जो है उन्हें पुनः बनाया जाएगा और उन्हें इस प्रकार का बनाया जाएगा कि वो फैमिली फ्रेंडली हो, वो बच्चों के लिए फ्रेंडली हो। साथ ही जो अर्ली चाइल्डहुड फैसिलिटीज होती है, जो बचपन की शुरुआती सुविधाएं होती है, उन तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। जो कई शहरों में स्थान है वो इस तरीके के बनाए जाएंगे जो बच्चों के लिए अच्छे हों। साथ ही पब्लिक स्पेस जो है वो इस तरीके के बनाए जाएंगे कि वहां पर चाइल्डहुड ओरिएंटेड एमिनिटीज हो। मतलब अगर आपको कहीं पर मार्केट जाना है, अगर आपको किसी मॉल में जाना है, तो वहां पर चाइल्डहुड ओरिएंटेड एमिनिटीज होगी कि आप अपने बच्चों को वहां पर छोड़कर जा सकते हैं कुछ समय के लिए और वो चिल्ड्रन फ्रेंडली हो। तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि एक्सेसिबल, सेफ और वर्केबल स्ट्रीट्स होंगी बच्चों के लिए और फैमिलीज के लिए। साथ ही ये जो चैलेंज है वो सभी स्मार्ट सिटीज के लिए ओपन है और इसी के साथ में दूसरी सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है और साथ ही जो स्टेट्स की कैपिटल हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए ये चैलेंज ओपन है। तो यहाँ पर हमने बात करी नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की। आपको ध्यान रखना है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज जो है वो सिटीज को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है यूएस फॉर्मली एग्जिट पेरिस पैक्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ जानना है कि पेरिस पैक्ट क्या है। तो ये जो पेरिस पैक्ट है इसे 5 वर्ष पहले लाया गया था जलवायु परिवर्तन से संबंधित बड़े बड़े खतरे जो हैं उनसे निपटने के लिए, और इस पैक्ट को यूएस के द्वारा उस समय साइन किया गया था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएस के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 2017 में इस समझौते से हटने के संबंध में घोषणा कर दी थी और इसके बाद में पिछले साल उन्होंने संयुक्त राज्य को इसके बारे में सूचित कर दिया था ऑफिशियली। उसके बाद में अब ये ऑफिशियली एग्जिट कर रहे हैं पेरिस पैक्ट को। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यूएस जो कि पेरिस पैक्ट को एग्जिट कर रहा है वो इस ग्लोबल पैक्ट अर्थात इस वैश्विक समझौते से हटने वाला एकमात्र देश है। अभी तक कोई भी देश जो है वो इस समझौते से नहीं हटा है। इसके बाद में क्या होगा, जब यूएस इस ग्लोबल पैक्ट इस वैश्विक समझौते से हट जाएगा उसके बाद भी ये इस समझौते के अंदर जो बातचीत होती है उसको संशोधित कर सकेगा, वहां पर अपनी राय दे सकेगा, लेकिन इसका जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो अब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि यूएस जो है वो विश्व भर का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरीके की जो दूसरी अन्य हानिकारक गैसेस होती है। विश्व भर में चीन जो है वो सबसे बड़ा CO2 और इस प्रकार की जो दूसरी अन्य हानिकारक गैसेस होती है उनका सबसे बड़ा उत्सर्जक है और उसके बाद में आता है यूएसए। तो यूएसए इस प्रकार से जो इस पेरिस पैक्ट से हट रहा है तो ये पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं हो रही है उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर अगर हम पेरिस पैक्ट के बारे में बात करें, जो पेरिस पैक्ट है उसका एम ये था कि जो विश्व भर में एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड जो इंक्रीज हो रहा है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए। पेरिस पैक्ट का लक्ष्य दुनिया भर में औसत तापमान की जो वृद्धि हो रही है उसको अच्छी तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना और आदर्श रूप से पूर्व औद्योगिक स्तर जो था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रखना है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सतीश प्रसाद सिंह की। सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है दिल्ली में। सतीश प्रसाद सिंह जो है वो पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये समाजवादी नेता थे। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1936 को कोडचक्का में, जिसे अब सतीश नगर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म जिस स्थान पर हुआ था कोडचक्का में उसे अब सतीश नगर के नाम से जाना जाता है। ये बिहार की खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सतीश प्रसाद सिंह का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये बिहार के शॉर्टेस्ट सर्व सीएम थे। ये बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे केवल 5 दिनों के लिए। कब से कब तक? 28
जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक 1968 में। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे सतीश प्रसाद सिंह। ये जो सतीश प्रसाद सिंह हैं, ये शोषित समाज दल के लीडर भी हैं। सतीश प्रसाद सिंह ने 1967 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर परबत्ता विधानसभा से विधायक के रूप में कार्य किया था। ये एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे 7वीं लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उस समय खगारिया 1980 में। इसके बाद में इन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन की थी 2013 में, लेकिन बाद में कुछ कारणवश इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था और अब इनका निधन हो गया है। तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये है रिची टॉरिस। न्यूज है, यूएस कांग्रेस गेट्स इट्स फर्स्ट ओपनली गे ब्लैक मेंबर। रिची टॉरिस जो है वो यूएस कांग्रेस के फर्स्ट ओपनली गे ब्लैक मेंबर बन चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के रिची टॉरिस जो हैं, उन्होंने अमेरिका कांग्रेस के लिए चुने गए पहले खुले समलैंगिक अश्वेत व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट ओपनली गे ब्लैक मेंबर है। इसके साथ ही जब ये 25 वर्ष के थे उस समय भी ये न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में फर्स्ट ओपनली गे इलेक्टेड ऑफिशियल बने थे। टॉरिस न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के पहले खुले तौर पर समलैंगिक निर्वाचित अधिकारी बने थे जब ये 25 साल के थे, और अब ये यूएस कांग्रेस के फर्स्ट ओपनली गे ब्लैक मेंबर बन गए हैं। 244 साल के इतिहास में अभी तक कोई भी गे ब्लैक मेंबर कांग्रेस का सदस्य नहीं था, लेकिन अब इनके द्वारा इतिहास रचा गया है। यूएस कांग्रेस के 244 साल के इतिहास में ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जो ओपनली गे ब्लैक मेंबर है। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के 32 वर्षीय मिस्टर टॉरिस ने न्यूयॉर्क के 15वें कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। इसमें न्यूज है, सीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ भारती एएक्सए बाय आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। सीसीआई अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एक्विजिशन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ये किया गया है कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 31A के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंपटीशन एक्ट 2002 जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि जो हमारा देश है वहां पर इस तरीके के कोई एडवर्स अफेक्ट ना आए जो कि देश में कंपटीशन को प्रभावित करे। मतलब मान लीजिए कि कोई दो कंपनी है, उनके बीच में कंपटीशन है और एक कंपनी ने सडनली कुछ ऐसे मेजर्स ले लिए, कुछ ऐसा कर दिया कि जो कंपटीशन है वो एकदम खत्म हो गया। मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए की है तो दोनों कंपनी के द्वारा लगभग 10 रुपए में उसे बेचा जाता है, लेकिन अचानक से क्या किया जाता है कि एक कंपनी के द्वारा उसकी रेट 1 रुपए कर दी जाती है, तो एक तरीके से कंपटीशन खत्म हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपटीशन का ध्यान रखा जाता है ताकि इस तरीके की जो परिस्थिति है वो ना आए। तो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भारती एएक्सए है उसका एक्विजिशन अप्रूव कर दिया गया है और इसका एक्विजिशन किया जा रहा है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के द्वारा। ये जो एक्विजिशन है, ये जो प्रस्तावित संयोजन है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो पूरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारती एएक्सए, उसका जो बिजनेस है वो ट्रांसफर हो जाएगा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को, और इसके तहत आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो है वो शेयर इशू करेगा भारती एएक्सए को। ये जो कंबाइंड एंटिटी होगी इन दोनों के मर्जर के बाद में, इसका मार्केट शेयर होगा 8.7% ऑन परफॉर्मा बेसिस। परफॉर्मा बेसिस का मतलब होता है कि कंपनी की जो रिपोर्ट है कि वो कंपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है उसके आधार पर। इसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों कंपनियों का, उसमें क्या किया जाएगा कि जो भारती एएक्सए के शेयर होल्डर्स हैं उनको 2 शेयर प्राप्त होंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फॉर एवरी 115 शेयर ऑफ भारती एएक्सए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारती एएक्सए का एक्विजिशन किया जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा। तो जिन व्यक्तियों के पास में भारती एएक्सए के शेयर हैं उन्हें 115 शेयर पर
आईसीआई लोम्बार्ड के 2 शेयर दिए जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारती एएक्सए से रिलेटेड। तो भारती एएक्सए का सबसे पहले मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। इसे स्थापित किया गया था 2008 में। भारती एएक्सए वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। अब टैगलाइन जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस तरीके की जो इंश्योरेंस कंपनी होती है या बैंक होते हैं उनसे रिलेटेड। तो भारती एएक्सए की टैगलाइन है सुरक्षा का नया नजरिया। इसके बाद में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में और इसकी टैगलाइन है क्विक इजी स्मार्ट। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बुक्स एंड अवार्ड्स अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार। तो यहाँ पर आज हम पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। इस पुरस्कार का नाम है प्रोफेसर एएन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस वर्ष पुरस्कार किसे दिया है, क्यों दिया है और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो इस वर्ष प्रोफेसर एएन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 दिया गया है डॉक्टर सुशांता कर को। ये CSIR CDRI के साइंटिस्ट हैं और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर सुशांता कार और इन्हें सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिक केमिस्ट के द्वारा प्रोफेसर एएन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है? तो ये अवार्ड इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा लेशमानिया डोनोवनी के संबंध में रिसर्च की गई थी, शोध कार्य किया गया था। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट हैज चूजन हिम टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड डिफाइनिंग द सर्वाइवल टैक्टिक्स ऑफ लेशमानिया डोनोवनी। यहाँ पर अगर हम लेशमानिया डोनोवनी के बारे में बात करें कि ये क्या है, लेशमानिया डोनोवनी एक प्रोटोजोअन परजीवी है, प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो कि इन्फेक्ट करता है माइक्रोफेग्स को, माइक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है ये, और ये कॉजिंग एजेंट है। इसके कारण काला अजहर होता है। काला अजहर के लिए ये कॉजिंग एजेंट है। काला अजहर को लिशमैनियासिस भी बोला जाता है और ये जो काला अजहर है ये एक संक्रामक रोग है जिसके कारण विश्व भर में बहुत लोग प्रभावित होते हैं और इसके संबंध में जो शोध कार्य किया गया उसके लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हम सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट जिनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है उनके बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। इसके साथ ही इट इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट इन देन प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर की तत्कालीन रियासत में सोसाइटी अधिनियम के तहत इसे पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा अगर हम अवार्ड के बारे में चर्चा करें तो ये जो अवार्ड है प्रोफेसर एएन भादुरी, इसका पूरा नाम है अमरनाथ भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड। ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। द अवार्ड इज गिवन फॉर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेस प्रेफरेबली रिलेटेड टू पैरासिटिक इन्फेक्शंस। पुरस्कार जो है वो जैविक रसायन विज्ञान और समृद्ध विज्ञान के लिए दिया जाता है। अधिकांशतः ये परजीवी संक्रमण से संबंधित जो उत्कृष्ट शोध कार्य होते हैं उसको इसमें वरीयता दी जाती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस, और उसमें आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के बारे में। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे अर्थात विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 नवंबर को, 5 नवंबर को। ये दिवस जो है वो सुनामी के खतरे से संबंधित जो मामले हैं उसमें दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन मैटर रिलेटेड टू डेंजर्स ऑफ सुनामी। वर्ष 2020 में ये जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है ये एनकरेज करेगा नेशनल और कम्युनिटी लेवल पर डेवलपमेंट को, लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजीज को, ताकि लोगों की जो लाइव्स हैं उसे सेव किया जा सके। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है इस वर्ष 2020 में राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर विकास को प्रोत्साहित कर रहा है और आपदाओं के लिए अधिक जीवन बचाने से संबंधित जो स्थानीय आपदा जोखिम में कमी की रणनीति है
उसे एनकरेज कर रहा है। इस साल ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये प्रमोट कर रहा है संडई 7 कैंपेन को। इस वर्ष ये संदाई 7 अभियान के लक्ष्य जो है उसे बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर अगर हम संदाई 7 कैंपेन के बारे में बात करें तो इसमें 7 टारगेट्स और 7 ईयर्स के बारे में बात की गई है कि 7 टारगेट को 7 साल में अचीव करना है। ये संदाई 7 ईयर्स के लिए 7 टारगेट है, वो रिलेटेड है संदाई फ्रेमवर्क से। संदाई फ्रेमवर्क जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, ताकि जो डिजास्टर है उससे संबंधित जो लाइव्स हैं उन्हें बचाया जा सके, डिजास्टर लॉसेस जो हैं उन्हें कम किया जा सके और डिजास्टर रिस्क जो है उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। मतलब अगर एक बार कोई आपदा आती है तो उसको आने के बाद में उस आपदा से किस प्रकार से बचा जा सकता है, और इसके साथ ही जिस समय आपदा आती है उस समय उस आपदा का किस प्रकार से सामना किया जा सकता है, उससे संबंधित ये फ्रेमवर्क है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है संदई फ्रेमवर्क जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से है। संदई जो है वो कौन से कंट्री में है, तो संदई जो है वो जापान का एक शहर है। तो आपको ये पता होगा कि जापान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर सुनामी बहुत ज्यादा आई है। तो जापान ने अपनी सुनामी से बहुत कुछ सीखा है और इसी के चलते जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है वो जापान का ही ब्रेन चाइल्ड है, जापान के ही दिमाग की उपज है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्योंकि जापान ने कई वर्षों तक सुनामी का सामना किया है और उसके बाद में वो और अच्छी तरीके से उससे उभरा है। तो उनको सुनामी से संबंधित जो सार्वजनिक कार्यवाही है, जो पब्लिक एक्शंस है, अर्ली वार्निंग है और इसके साथ ही बिल्डिंग बैक बेटर आफ्टर अ डिजास्टर टू रिड्यूस फ्यूचर इम्पैक्ट, अर्थात आपदा के बाद में बेहतर निर्माण जैसे जो क्षेत्र में कार्य हैं वहां पर जापान को विशेषज्ञता प्राप्त है। तो इसके चलते जापान का ब्रेन चाइल्ड है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और जापान का ही एक शहर है संदई, उससे संबंधित संदई फ्रेमवर्क है जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। अब अगर यहाँ पर हम वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य का जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण अर्थात यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR है, वो संयुक्त राज्य की बाकी व्यवस्था के सहयोग से विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है उसे मनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड आज के टॉपिक खत्म होते हैं। इसके बाद में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फैक्ट से रिलेटेड पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल केमिकल्स, कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी रसायन। तो इन रसायनों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे फॉस्फोर की। वह रसायन जिसे फ्लोरोसेंट लैंप जो है उन्हें रोशनी प्रदान करने के लिए लेपित किया जाता है। आपने फ्लोरोसेंट लैंप देखे होंगे, चमकीले लैंप देखे होंगे, उन लैंप में जो फ्लोरोसेंट रोशनी होती है वो प्रदान करने के लिए फॉस्फोर का लेप किया जाता है। इसके बाद में वो केमिकल जिसका यूज किया जाता है स्ट्रेन हटाने के लिए, रस्ट स्ट्रेन हटाने के लिए क्लोथ से, कपड़ों से जंग के दाग हटाने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद में केमिकल विथ विच फोटोग्राफिक फिल्म्स आर कोटेड, वह केमिकल वह रसायन जिसके साथ में फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो कोट की जाती है, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। इसके बाद में केमिकल इन विच गोल्ड डिजॉल्व्स, गोल्ड अर्थात सोना जो है वो किस रसायन में घुलता है, तो वो है एक्वा रेजिया। इसके बाद केमिकल विथ विच नॉनस्टिक कुकवेयर इज कोटेड, जो नॉनस्टिक कुकवेयर होते हैं वो जिस केमिकल के साथ कोटेड होते हैं वो केमिकल होता है टेफ्लॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में केमिकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस, जो माचिस होती है उनके निर्माण में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। माचिस में आपने देखा होगा यहाँ पर जो पदार्थ होता है वो होता है फॉस्फोरस। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल यूज टू प्योरीफाई वाटर एज अ डिसइंफेक्टेंट, मतलब पानी को शुद्ध करने के लिए कीटनाशक के रूप में पानी में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है वो होता है क्लोरीन। इसके बाद केमिकल यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ फ्रेशनर, टूथपेस्ट एटसेट्रा, माउथ फ्रेशनर और टूथपेस्ट आदि में एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला है केमिकल यूज्ड इन दी ब्रेथ टेस्ट टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग की जांच के लिए श्वसन परीक्षण में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद में केमिकल यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड।
तो यहाँ पर हमारे फैक्ट्स खत्म होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिनका आपको जवाब देना है उनकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गंगा वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? नवंबर 4 2008, नवंबर 5 2009, नवंबर 4 2018 और नवंबर 5 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? स्वयं प्रभा स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज टू सपोर्ट सिटीज इज कंडक्टेड विद द सपोर्ट ऑफ? शहरों के समर्थन के लिए आयोजित नेबरहुड चैलेंज में किसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है? द बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, Who is the world's biggest emitter of gases such as कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? अमेरिका, चीन, भारत या रूस? अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय के लिए बिहार के सीएम अर्थात मुख्यमंत्री कौन थे? दीप नारायण सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, भोला पासवान शास्त्री या नीतीश कुमार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती एक्सा की टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ भारती एक्सा? सुरक्षा का नया नजरिया, क्विक इजी स्मार्ट, सर उठा के जियो या जिम्मेदारी का हमसफर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड इन द ब्रेथ टेस्ट टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग? शराबी ड्राइविंग की जांच के लिए सांस परीक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑक्सैलिक एसिड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे was the brainchild of which country? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस देश के दिमाग की उपज था? जापान, साउथ कोरिया, चीन और नेपाल? थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।